ये हो गया था ना, एक्स डिजिट फ्लैग हो गया था, यस सर, यस सर, हांगकांग कन्वेंशन हो गया था, यस सर। इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल हुआ था। नो सर। ओके, चलिए लेट्स डू इट। ओके, बहुत लोगों को तो समझ भी नहीं आ रहा होगा कि सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया है, कहाँ से आया है, बट नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग बहुत कुछ इसमें लर्न करेंगे, तो लेट्स सी कि आप कितना कर पाते हैं। बस क्वेश्चन को ना एक फाइटिंग नज़र से देखना होता है। ओके, लेट्स सी, हम लोग लर्न करते हैं क्योंकि इसका आंसर बहुत कम लोग दे रहे हैं। अच्छा, अ, इमरान जगतार सिंह फौजिया टू फेल। ओके, ठीक है इमरान, आप समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है? ये आपने जो आंसर किया अभी, इसका मतलब क्या होता है? ये इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल क्या है? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। तो थोड़ा आप समझाएंगे कि ये है क्या इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल? अच्छा, आपने ऐसे ही दिया, जगतार सिंह आपने दिया, आप समझाएंगे? यस सर। यस, बताइए। सर एक्चुअली सर ये हमारा जो सर ये फर्स्ट पॉइंट सर वो करेक्ट है। सेकंड में से सर ये है कि ना दैट व्हेन पब्लिक डेट कम्स विद, सर यहाँ पे हाई आएगा, लोगों की जगह हाई फिजिकल अरे कॉस्ट आएगा। वंडरफुल वंडरफुल, हाँ समझ गया। आप समझाएंगे थोड़ा सा, मतलब क्या है इसका? सर थोड़ा सा बताऊंगा। सर हाँ यही है कि सर हम अगर अगर बोरो कर रहे हैं तो सर अगर बोरो कर रहे हैं तो जो उसका इंटरेस्ट है, तो हाँ। इंटरेस्ट से अगर हमारा जीडीपी हमारा ज्यादा ग्रो करेगा उस रेट से। सपोज करिए हम बोरो कर रहे हैं 6% के हिसाब से, एटलीस्ट हमारा वंडरफुल जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 6% से ज्यादा होनी चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल, बेहतरीन। चलिए, इससे रिलेटेड आपने काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी पढ़ा होगा। गुड। और सर एक्चुअली ये मैंने सर क्वेश्चन कॉमन सेंस से किया सर, कुछ नहीं पढ़ा अच्छा, मैंने सर इसके बारे में। क्वेश्चन सेंस कॉमन सेंस ही क्या है? इसीलिए मैं बोलता यस हूँ सर, यस। क्वेश्चंस को हमेशा अटैक करने का ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि क्वेश्चन को हम अटैक कैसे करें। चलिए, वंडरफुल। देखिए ये क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल एक की इंडिकेटर होता है ऑफ एन इकोनॉमी लॉन्ग रन डेट सस्टेनेबिलिटी। अभी इतना लंबा चौड़ा कुछ बोल दिया कि सर ये लॉन्ग रन डेट सस्टेनेबिलिटी और ये सब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डेट, डेट का मतलब क्या होता है? बोरोइंग।
और यहाँ पे बोल रहा है कि डेट को सस्टेन करना है, मतलब आप बोरो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बोरो करते रहो। ऐसा कैसे हो सकता है, इसे कोई दिक्कत नहीं है बोरो करते रहें, तब तो हम कर्ज में डूबते चले जाएंगे ना। हम बोरो अगर करते रहे, अगर मेरा इकोनॉमी बोरो करते रहे तो हम कर्ज में डूबते चले जाएंगे, तो ये अच्छा कैसे है। तो यहाँ पे अच्छा कैसे बता रहा है कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट ग्रोथ जो है ना, ये अगर डिफरेंशियल है, इसका क्या मतलब होता है, लेट्स से कि आप कंट्री का छोड़ दो, आप अपने लेवल पे सोचो कि अगर आप बोरो कर रहे हो, आप 100 रुपया है, आप किसी से बोरो कर रहे हो, ठीक है, आप कहीं से गए, कोई मनी लेंडर से आपने 100 रुपया बोरो किया, किस रेट पे किया, लेट्स से 10% पे आपने किया बोरो, ठीक है। तो इस 100 रुपया आपके पास आया और आपको उसको 10 रुपया देना है, और ये जब 100 रुपया आया ना, तो आपने इसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। और इसको किस रेट पे आपने इन्वेस्ट किया, लेट्स से 15% पे आपने इसे इन्वेस्ट किया। तो नेट इनकम जो आपका जनरेट हुआ, जो आपको नेट प्रॉफिट आया, आपके पास अभी कुछ नहीं था, ठीक है, आपने 100 रुपया बोरो किया, तो आपको लग रहा था कि हम ये कर्ज कैसे उतारें, तो आपने क्या किया, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और इन्वेस्टमेंट से जो आपका आउटपुट निकल रहा है वो 15% का है, और बोरोइंग से 10% का है, तो 5 रुपीज जो है ये आपका प्रॉफिट हुआ ना, 5 रुपीज ये आपका प्रॉफिट हो रहा है ना। तो लॉन्ग रन में डेट को सस्टेन कैसे किया जा सकता है, जब आपका इंटरेस्ट रेट ग्रोथ जो होता है ना, ये की इंडिकेटर होता है जो सिग्निफाई करता है कि हम कैसे लॉन्ग रन में डेट को सस्टेन कर सकते हैं, इकोनॉमी के लॉन्ग रन में डेट को सस्टेन कैसे कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट पेड ऑन द गवर्नमेंट डेब्ट जो होता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। किस चीज पे, तो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ सब्सटेंस डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट पेड ऑन द गवर्नमेंट डेब्ट, पेड ऑन द गवर्नमेंट डेब्ट, जो गवर्नमेंट जो कर्ज लेती है उस पे गवर्नमेंट क्या इंटरेस्ट पे कर रही है। एंड दूसरा क्या है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होता है, इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट होता है, अगर इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट पे कर रही है डेट पे, ये अगर आपका कम है देन द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, तो क्या ये डेट सस्टेनेबिलिटी है, बिल्कुल है। तो वेन एवर जब आपका बोरोइंग, आपको ये आपको कंट्री के टर्म्स में समझना है, और ये आपको पर्सनल लेवल पे समझना है, जब आपका बोरोइंग से ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसी चीज को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है, और इस बार गवर्नमेंट को इस चीज को बोला गया है, मतलब इस बार काउंटर फिस्कल पॉलिसी, काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी को लाने के लिए बात किया गया है, कि जो हम लोग वी शेप्ड इकोनॉमी का जो पढ़ रहे थे ना, उसमें यही पार्ट होता है, काउंटर फिस्कल साइक्लिक पॉलिसी। तो इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल एक की इंडिकेटर होता है ऑफ एन इकोनॉमीज लॉन्ग रन डेट सस्टेनेबिलिटी, तो दिस इज करेक्ट। अब देखिए, when the cost of raising debt is higher than the gross domestic product growth rate, then public debt comes with low fiscal cost। तो आप अभी, तो मैंने आपको समझाया कि जब जिस रेट पे आप डेट को रेज कर रहे हो, मतलब आप बोरो कर रहे हो, उस रेट से जब आपको कम रेट, सॉरी, उस रेट से ज्यादा रेट पे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जब आपको जो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट होगा ये ज्यादा होना चाहिए, और जिस रेट पे आप बोरो कर रहे हो ये कम होना चाहिए, तभी तो कंट्री का जो फिजिकल कॉस्ट होगा वो कम आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, व्हेन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट इज हायर, व्हेन द कॉस्ट ऑफ रेजिंग डेट इज लोअर होगा ना, जैसे डेट अगर आप 8% पे रेज कर रहे हो और जो आपको रिटर्न आ रहा है वो 12% का रिटर्न है, तभी तो ये जो डेट होगा ये कम होगा, लो फिजिकल कॉस्ट बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये उल्टा स्टेटमेंट लिखा गया है। बोलिए, सब कुछ समझ आया है कि ये क्या है। सबको समझ आया। यस सर। देखिए, तो इसका बस सीधा सीधा सिंपल सा क्या फंडा है, इसका फंडा हमेशा से क्या याद रखेंगे कि जब भी ग्रोथ रेट डिफरेंशियल का बात होगा, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट होना चाहिए ना, जीडीपी ग्रोथ रेट वो ज्यादा होना चाहिए देन योर इंटरेस्ट रेट या डेट कॉस्ट। इंटरेस्ट रेट बोल दीजिए, डेट कॉस्ट बोल दीजिए, सब एक ही चीज है। इंटरेस्ट रेट, जिस रेट पे आप बोरो कर रहे हैं, अगर उस रेट से जीडीपी का ग्रोथ रेट आपका ज्यादा है, तो देन इट्स अ गुड फॉर द कंट्री एज वेल। ओके, चलिए।
इसलिए मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हूँ कि जिसको भी समझ नहीं आ रहा होगा ना कि सर ये सब क्या हो रहा है, तो ये पार्ट तो समझ आएगा ना कि आप 8 रुपए बोरो कर रहे हो, और उसी जैसे आपने 100 रुपया बोरो किया 8% से, और 100 रुपया को आप इन्वेस्ट किया तो आपको 15 रुपया मिल रहा है, 8 रुपया आपको चुकाना है और 15 रुपया आपको मिल रहा है, तो 7 रुपया का वो फायदा हुआ ना। तो व्हाट इज दिस? दिस इज गुड फॉर द इकोनॉमी। चलिए डू दिस। ओके, लेट्स सी। अभी बहुत लोगों को अब फिर पता नहीं चल रहा होगा, सर प्रिंटिंग मोर मनी का क्या मतलब है, या हायर जीडीपी ग्रोथ रेट कॉजेज द रेशियो ऑफ डेट टू जीडीपी टू डिक्लाइन, ये क्या मतलब है? तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होंगे क्लास में जिनको कुछ भी नहीं पता होगा। डोंट वरी, आपको कुछ नहीं पता है, मुझे पता है कि कुछ नहीं पता, इसीलिए मैं आपको एकदम जीरो लेवल पे समझाने का कोशिश करता हूँ। मैं कोई भी टफ लैंग्वेज यूज ही नहीं करता हूँ। जब उस कॉन्सेप्ट को समझा के मैं थोड़ा थोड़ा ये सब लैंग्वेज यूज करता हूँ, ये जीडीपी और ये डेट कॉस्ट वगैरह ऐसे यूज करता हूँ, ठीक है। अभी नहीं पता है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी नहीं पता है आपको, अभी मैं इन्फ्लेशन ही पहले आपको समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंटिंग मोर मनी विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। जितना ज्यादा मनी प्रिंट होगा ना, उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। ये हमेशा होगा। क्या ये हमेशा होगा? अब इन्फ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन होता है जब आपका डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कंस्ट्रेंट है, उतना सप्लाई नहीं है। सपोज करिए पहले किसी चीज का डिमांड जो था वो 10 यूनिट था और सप्लाई भी 10 यूनिट था, ठीक है। अब इस चीज का डिमांड बढ़ गया, अब लोग मार्केट में उस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे थे। कुछ भी नया प्रोडक्ट आया था तो ये 10 यूनिट आया था, और उस समय लोग ज्यादा मार्केट में डिमांड नहीं कर रहे थे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं था। अब क्या है कि मार्केट में अब लोग ज्यादा डिमांड करने लगे, 10 से 20 लोग डिमांड करने लगे, 20 से 30 लोग डिमांड करने लगे। और अगर हम इसके सप्लाई को नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा कि पहले अगर ये जो 1 यूनिट का कॉस्ट अगर मान लीजिए कि 100 रुपया है, तो जब 20 लोग डिमांड करेंगे तो इसका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो सप्लायर है उसके पास तो ये चीज, जब चीजें कम होती है तो चीज क्या होता है, महंगा हो जाता है ना। तो ये 100 का 150 रुपया हो गया। जब ये 30 लोग डिमांड करेंगे और अभी भी सप्लाई 10 यूनिट है, तो ये और बढ़ता चला जाएगा। तो जब आपका डिमांड बढ़ रहा है और आपका सप्लाई कांस्टेंट है, तो इस केस में क्या होता है, आपका इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। इन्फ्लेशन समझ में आया? छोटे से लैंग्वेज में इन्फ्लेशन समझ में आया? लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन को कि जब हमारा परचेजिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज। बढ़ जाता है। परचेजिंग पावर, जो पहले आप 100 रुपए में खरीद रहे थे जिस चीज को, अब आपको उसी चीज के लिए 150 रुपया देना पड़ रहा है। अब आपको उसी चीज के लिए 200 रुपया डिक्लाइन देना पड़ रहा करेगा, है। डिक्लाइन कम सर। हो रहा है, कम कम। अब हाँ, माइक ऑफ है, ठीक है। चलिए
तो पहले जिस चीज के लिए आप 100 रुपया दे रहे थे, अब उसी चीज के लिए आप 150 रुपया दे रहे हैं, उसी चीज के लिए 200 रुपया दे रहे हैं, उसी चीज के लिए 250 रुपया दे रहे हैं। तो आपका परचेजिंग पावर क्या हो रहा है? डिक्लाइन। कम हो रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइज इन कॉस्ट, राइज इन प्राइस, सॉरी राइज इन कॉस्ट नहीं, राइज इन प्राइस। राइज इन प्राइस बहुत जगह पे आप देखते हो कि इन्फ्लेशन का मतलब बताया जाता है राइज इन प्राइस। ये राइज इन प्राइस हुआ कैसे? तो जब आपका डिमांड बढ़ते गया और अगर सप्लाई कांस्टेंट रहा तो क्या हो गया? प्राइस बढ़ता चला गया। होता है ना ऐसा ही। आप भी अगर सोचो कि आप एक छोटा सा शॉप खोले हुए हो और अगर आसपास में आप कोई सामान ऐसे सेल कर रहे हो जहाँ पे आपके पास कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो अगर लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा है तो आप उसका कॉस्ट उतना ही रखोगे। अब अचानक से बहुत ज्यादा लोग डिमांड करने आ गए तो आपको पता है कि लोग तो डिमांड करेंगे, आप उसको 100 में बेचो या 150 में बेचो या 200 में बेचो, लोग तो खरीदेंगे ही। और बहुत ऐसा होता है, आप कहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे जाओगे ना, तो जैसे बीच वीच के पास जाओगे तो वहाँ पे अभी मैं गया था तो मुझे पता चला कि जो सामान आपको 20 रुपए में मिलता है अंदर में, वो आपको बीच पे वो 40-50 में देगा। तो लोग को मजबूरी है खरीदना, वहाँ पे सप्लाई क्या है? कांस्टेंट है, और डिमांड क्या है? बहुत ज्यादा है। तो हर जगह इस तरीके से चीजें चलती है। ठीक है, तो अब प्रिंटिंग मोर मनी, और डिमांड ज्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा है। लोगों के पास क्या है? पैसा ज्यादा है। तो यहाँ पे मनी बहुत है, मनी का इनफ्लो जो है वो बहुत है। डिमांड ज्यादा है मतलब लोग के पास पैसा है तब तो लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर लोग के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे? समझ आ रहा है? ओके, तो दिस इज इन्फ्लेशन। प्राइज नहीं, प्राइस, इट्स नॉट प्राइज, इट्स प्राइस। चलिए, अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं। अब अगर हम प्रिंट ज्यादा से ज्यादा अगर हम मनी प्रिंट कर रहे हैं, तो मनी प्रिंट होगा तो कहाँ आएगा? मनी मार्केट में ही आएगा ना। गव तो अगर मनी मार्केट में आता है तो इससे क्या होगा? इससे हमेशा इन्फ्लेशन ही होगा, ऐसा जरूरी है क्या? तो मनी प्रिंट हुआ, गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट थी, आरबीआई ने क्या किया? मनी प्रिंट कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? आरबीआई से कर्ज लिया, डेट, और मनी प्रिंट किया। तो वो मनी आप सोच रहे हो कि फ्लो होके आएगा और क्या होगा? हमारे इन्फ्लेशन को ग्रो कर देगा। लेकिन इस टर्म को थोड़ा सा आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ विल ऑलवेज। अब मैं बोलता हूँ आपको कि लेट से कि अभी आरबीआई ने मनी प्रिंट किया 1000 रुपए का, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोरो किया, ये 1000 रुपए मार्केट में आया, ठीक है। और अगर इस 1000 रुपए से जो हमारा आउटपुट जनरेट हुआ वो डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट में जनरेट हुआ, ये जो सप्लाई था पहले 10 यूनिट का था, ये बढ़ के 150 यूनिट का सप्लाई हो गया, इतना ज्यादा सप्लाई हो गया। तो क्या हमारा हमेशा प्रिंटिंग ऑफ मनी से इन्फ्लेशन ही होगा क्या? ये श्योरिटी है क्या? प्रिंटिंग ऑफ मनी इन्फ्लेशन को लीड करता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंटिंग ऑफ मोर मनी विल ऑलवेज लीड टू इन्फ्लेशन। तो दिस इज रॉन्ग। हमारा सप्लाई साइड भी तो बढ़ सकता है ना। अगर डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट में हमारा आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो क्या इन्फ्लेशन होगा? नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। चलिए, गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट जो पैसा बोरो करता है वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट ही करता है ना, कहीं ना कहीं खर्च ही करता है ना। तो लेट से गवर्नमेंट ने जहाँ पे खर्च किया, ये डिमांड साइड आरबीआई के पास होता है, लेकिन सप्लाई साइड जो होता है ये किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट ने कहा क्या किया? इन्वेस्ट कर दिया उस पैसे को। और ये जब पैसा गया प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास या गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स जिसके पास भी गया, तो उन्होंने क्या किया? जो प्रोडक्शन किया वो प्रोडक्शन बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट में बढ़ गया। तो आपसे डिमांड की इक्विवेलेंट अगर सप्लाई हो गया तो हमारा इन्फ्लेशन कहाँ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एविडेंस शोज दैट इन इंडिया हायर जीडीपी ग्रोथ कॉजेज रेशियो ऑफ डेट टू जीडीपी टू डिक्लाइन। डेट टू जीडीपी, हायर जीडीपी, जीडीपी जब आपका बढ़ रहा है, अभी आपने देखा कि आपका जब जीडीपी बढ़ रहा है और इंडिया का बात हो रहा है कि एविडेंस शोज दैट इन इंडिया हायर जीडीपी ग्रोथ कॉजेज द रेशियो ऑफ डेट टू जीडीपी डिक्लाइन। तो क्या डेट टू जीडीपी का जो रेशियो होगा वो डिक्लाइन करेगा? अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो आपका आउटपुट बढ़ रहा है, और आपका अगर डेट कांस्टेंट भी है, लेट से अगर डेट कांस्टेंट भी है, ठीक है, तो भी क्या होगा कि आपका जीडीपी ग्रो करेगा तो आपका रेशियो जो होगा वो डिक्लाइन होगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि अगर डेट जीडीपी बढ़ता है तो इससे हमारा डेट भी थोड़ा सा कम होता है। तो आपका एक तरफ न्यूमरेटर भी कम हो रहा है, दूसरी तरफ आपका डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। तो इट सिग्निफाइज कि ये तो डिक्लाइन ही होगा ना। अगर मैं आपको रेशियो इस तरीके से पूछूं
3/5 और 3/7, तो विच इज ग्रेटर, 3/5 ग्रेटर है कि 3/7 ग्रेटर है? 3/5। 3/5 ग्रेटर है ना, 3/5 3/7 छोटा है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका डेट है और ये आपका जीडीपी है। अब जीडीपी हमने बढ़ाया तो हमारा जो रेशियो हो रहा है वो डिक्लाइन हो रहा है ना, ये ग्रेटर वैल्यू और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो हमने जब जीडीपी को बढ़ाया तो ये रेशियो जो हुआ डिक्लाइन हुआ ना, लेसर वैल्यू पे हम गए ना, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। एविडेंस shows that in India higher GDP growth rate causes the ratio of debt to GDP to decline। तो इसका आंसर क्या हुआ, which is correct, तो बी ओनली, ये स्टेटमेंट 1 गलत है। बोलिए सबको समझ आया, किसी को भी कोई डाउट है? नो सर। जिनको कोई नॉलेज नहीं उनको भी समझ आ रहा है ना? यस सर। चलिए देखिए, कल हम लोग किस पे क्वेश्चन कर रहे थे ना, पेट्रोल वगैरह पे, जो जीएसटी परव्यू का बात किए थे, और आज वो हमारे पेपर में भी आया था ना, न्यूज में। तो अगर आप इस तरीके से चीजों को समझेंगे ना तो बहुत मजा आएगा आपका। पूरा जब मैं अक्टूबर मंथ तक का करा दूंगा तो आपको खुद ही लगेगा कि आप बहुत ज्यादा एनरिच हो चुके हो, बहुत कुछ आपको पता है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ओके, चलिए ठीक है। स्ट्रेस्ड एसेट इज अ पावरफुल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। देखिए कितना प्यारा इकोनॉमिक्स का टर्म्स भी होता है ना, बैंकिंग सिस्टम का बात हो रहा है तो बैंक के हेल्थ का बात हो रहा है, और अगर आपके हेल्थ का भी बात हो और अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो विल इट बी गुड फॉर यू? नहीं। तो इस तरीके से स्ट्रेस्ड एसेट जो होता है ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर होता है बैंक का हेल्थ, बैंकिंग सिस्टम का हेल्थ कैसा है, ये स्ट्रेस्ड एसेट पे डिपेंड करता है। अगर स्ट्रेस्ड एसेट है तो बैंक का हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर स्ट्रेस्ड एसेट नहीं है तो बैंक का हेल्थ अच्छा है। इन द सेम वे जैसे हम लोगों के साथ होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 तरीके का एसेट का बात कर रहा है। एक तो आप लोग पिछले 4-5 साल से पढ़ते आ रहे होंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, जिसको बैड लोन्स भी कहते हैं, बैड लोन्स। दूसरा क्या है, रीस्ट्रक्चर्ड Right. लोन्स, और तीसरा क्या है, रिटर्न ऑफ एसेट। देखिए रीस्ट्रक्चर्ड लोन क्या होता है, सपोज करिए आपने बैंक से लोन लिया 12 मंथ्स के लिए, तो 12 मंथ्स में आपको बैंक आपको समथिंग कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन दिया था। अब बैंक को आपको रीपे करना है, ठीक है, 12 मंथ्स के विद इन। लेकिन आप 12 मंथ्स में बैंक को रीपे नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, बैंक रीपेमेंट पीरियड इंक्रीज Value. करता है। रीपेमेंट पीरियड क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, 12 मंथ से 24 मंथ्स हो गया। तो क्या ये बैंक के लिए लॉस ही तो है ना। दूसरा, बैंक को जब रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स में जब जाता है ना, तो बैंक को रीपेमेंट पीरियड इंक्रीज करने के साथ साथ इंटरेस्ट को भी रिड्यूस करना होता है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो अपना लोन नहीं चुका पा रहे हैं। तो बैंक सोचती है चलो कुछ भी तो आए मेरे पास, हम रीपेमेंट पीरियड इंक्रीज करें, हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करें, ऐसे तो वो पैसा मेरा पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा।
उस लोन को बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन। तो क्या ये स्ट्रेस्ड एसेट है? तो अगेन इट इज नॉट गुड फॉर द बैंक ना। तो ये भी रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स जो होता है ये भी स्ट्रेस्ड एसेट होता है। रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट, जिसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, राइट ऑफ। That जैसे is बैंक irrecoverable amount. Irrecoverable. कौन सा राइट ऑफ? Sir, written off. Written off. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको इरिकवरेबल अमाउंट होता है, बट मतलब कि जिस समय राइट ऑफ किया जाता है उस समय उसको इरिकवरेबल अमाउंट में नहीं डाला जाता है, लेकिन वो बाद में अल्टीमेटली वो इरिकवरेबल स्टेटमेंट ही हो जाता है। इसमें बैंक क्या बोलती है कि हम लोग इसको किसी अदर वे से कॉम्पनसेट करेंगे, लेकिन वो कॉम्पनसेट हो नहीं पाता है। सपोज करिए जो बैंक ने जो लोन दिया ना 10 करोड़ का, इसमें 3 करोड़ लोन का कोई रिकवरी दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो बैंक को अपना बैलेंस शीट को मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है कि कुछ एसेट को राइट ऑफ करना होता है। तो ये जो एसेट है ना, जो 10 करोड़ था, इसने 3 करोड़ उसको लोन में दे दिया, तो आउट ऑफ दिस 10 करोड़ ये 3 करोड़ रुपए जिसको बैंक रिकवर नहीं कर सकती है, इसको क्या कर देता है बैंक? राइट ऑफ। तो राइट ऑफ करने के बाद क्या होता है, बैंक का जो बैलेंस शीट होता है वो थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन अगेन इट इज नॉट गुड फॉर द बैंक, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेस्ड एसेट का पार्ट है। बैंक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस चीज को इंडिकेट करती है कि जो मेरा राइट ऑफ एसेट है ना, इसको अभी हम राइट ऑफ तो कर रहे हैं, हम अपने बैलेंस शीट से इसको हटा दे रहे हैं, क्योंकि जो बोरोवर है वो मुझे पे नहीं किया है। तो हम क्या किए, हम इसको अपने बैलेंस शीट से तो हटा दिए और हम इसको अदर वे से कॉम्पनसेट करने का कोशिश करेंगे। अब वो उसका बंगला बेचे, जो बेचे, जैसे भी करे, तो वो अदर वे होता है। उसके लिए बहुत सारा सरफेसाई एक्ट है, फिर बहुत सारा ऐसा स्कीम्स वगैरह आता है जहाँ पे मिडिल मैन होते हैं। वो मिडिल मैन क्या करते हैं, फिर इसमें आते हैं और वो उनके एसेट को इस तरीके से परचेज करते हैं और उनको बाहर में बोली लगाती इस तरीके से उसको सेल किया जाता है। तो ये राइट ऑफ एसेट में इस तरीके से काम किया जाता है, ठीक है। तो जनरली अगर वो जैसे कि 3 करोड़ का अगर राइट ऑफ हो गया ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 करोड़ बैंक के पास वापस आ पाता है 3 करोड़ में। तो ये अगेन इट्स अ स्ट्रेस्ड एसेट फॉर द बैंक। तो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रीस्ट्रक्चर्ड लोन एंड रिटर्न ऑफ स्टेटमेंट, ये तीनों स्ट्रेस्ड एसेट के अंदर क्लासिफाई होता है। तो डी 1 2 3 द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, इसका बहुत लोगों ने सही बताया था, पता चल गया ना होता क्या है। अरे वंडरफुल, वंडरफुल, बेहतरीन। अभी जितने लोगों ने आंसर किया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको कर रहे हैं। वाशिंगटन कन्वेंशन कब का है? ये टर्म कब कॉइन किया गया था? 1989 में ये टर्म कॉइन किया गया था, वाशिंगटन कन्वेंशन। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिनका नाम था जॉन विलियमसन। उन्होंने इस कन्वेंशन का नाम दिया था वाशिंगटन कन्वेंशन, वाशिंगटन कन्वेंशन कंसेंसस, ठीक है। और ये अभी न्यूज में देखा जा रहा है, बार बार वाशिंगटन कंसेंसस आता है। वाशिंगटन कंसेंसस क्या बोलता है? तो वाशिंगटन कंसेंसस बोलता है ना कि फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी, किसी भी तरीके का रेगुलेशंस नहीं होना चाहिए। जो एक्सचेंज रेट होता है ना, जो ट्रेडिंग होना चाहिए, ये सब फ्री में होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का रेगुलेशंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग नेशन अपने आप को रिकवर कैसे करेगा अगर आप वहां पे बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह लगाओगे, तो इट विल बी टफ। ये जो वाशिंगटन कंसेंसस आया था ये किसके लिए आया था? ये क्या डेवलप्ड कंट्री के लिए आया था? नहीं, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए आया था, डेवलपिंग कंट्री के लिए।
कि डेवलपिंग कंट्री जो इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है ना, उस इकोनॉमिक क्राइसिस में मार्केट का रोल जो है उसको इंक्रीज किया जाए। मार्केट का रोल क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। मतलब गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर ना करे, फ्री ट्रेडिंग हो। तो इसीलिए वाशिंगटन कंसेंसस अभी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारा जो इकोनॉमिक है वो क्राइसिस में चल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री इस चीज से कैसे निकलेगा? तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक आइडियाज, यही होता है वाशिंगटन कंसेंसस। मार्केट के रोल को इम्पोर्टेंस देना। ओके, चलिए, बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं होगा कि ये अर्थ ओवरशूट डे का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्थ ओवरशूट डे। मतलब लिमिट क्रॉस कर जाना, लिमिट को क्रॉस कर जाना। मत क्या होता है? जब जो ह्यूमन है, जो अर्थ पे जो ह्यूमन रह रहे हैं, ठीक है, जब ह्यूमन का जो डिमांड होता है ना, ह्यूमन का डिमांड, अब आप सोचोगे कि सर डिमांड किस चीज का? क्लोथिंग का, फूड का? नहीं, ह्यूमन का डिमांड इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्सेस। जो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेस है, जो भी इकोलॉजिकल रिसोर्सेस है, जैसे ऑक्सीजन का डिमांड एंड ऑल। तो जिस दिन, उस ईयर का बात हो रहा है, उस ईयर में जिस दिन ह्यूमन का जो डिमांड होता है ना, वो बढ़ जाता है। किस चीज से? तो जो अर्थ रीजनरेट करती है, जैसे अर्थ भी तो ऑक्सीजन रीजनरेट करता है, बहुत ऐसे चीज होता है जो अर्थ रीजनरेट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। तो जिस दिन ह्यूमन का डिमांड ज्यादा हो जाता है अर्थ के रीजनरेशन कैपेसिटी से, उस दिन हम लोग अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। इसीलिए अर्थ ओवरशूट डे का कोई फिक्स्ड डेट नहीं होता है। किसी भी दिन, जिस दिन ये चीज देखा जाता है कि जो ह्यूमन का डिमांड है टुवर्ड्स द इकोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इन अ गिवन ईयर एक्सीड्स, बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है? तो जो अर्थ रीजनरेट कर सकता है इन दैट ईयर, उसी दिन हम लोग अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। अर्थ ओवरशूट डे ये होस्ट और कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है? यूएन इन्वायरमेंट के द्वारा? तो नहीं, ये किसके द्वारा किया जाता है? ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, फुटप्रिंट नेटवर्क। और थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है? यस, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, वंडरफुल। और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन द लास्ट 10 years एवरी ईयर द ओवरशूट डे हैज बीन एडवांसिंग कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो ऐसा कुछ नहीं है।
कभी ये अगस्त के मंथ में ही मनाया जाता है, किसी साल जुलाई में मनाया जाता है, किसी साल अक्टूबर में मनाया जाता है, तो इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। तो पास्ट 3 इयर्स में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं देखा गया है कि अभी जुलाई में मनाया गया तो अगले साल ये अगस्त में मनाया जाएगा, अगले साल ये अक्टूबर में मनाया जाएगा, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ये जिस दिन अर्थ का जो रीजनरेशन पावर होता है वो कम हो जाता है देन द ह्यूमन डिमांड, उसी दिन हम लोग अर्थ ओवरशूट डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये किसके द्वारा होस्ट और कैलकुलेट किया जाता है? तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हुआ? 1 ओनली। बोलिए, सबको अर्थ ओवरशूट डे समझ आ गया? ओके, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए, टाइम खत्म हो रहा है।